क्या लिखा है? क्या कुछ पढ़ पा रहे हैं बोर्ड पे आप लोग? स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रही है। क्या लिखा हुआ है? नो बिट टाइम। उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है? सर समय किसी के लिए नहीं होता। देखो, जो साइंस की जो सबसे पुरानी ब्रांच है, यानी जब फिज़िक्स शुरू हुई, यानी साइंस का सफ़र शुरू होता है, तो लोग सबसे पहले मोशन को ही समझना चाहते थे कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं, क्यों मूव करती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मोशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मोशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन को 3 तरीके से किया गया, यानी उसमें 3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा पोर्शन कहलाता है डायनामिक्स, और तीसरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टैटिक। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स जो पहला, यानी मोशन को जब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि मोशन कैसे हो रही है, यानी उसके पीछे के कॉजेज़ को नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मोशन हो कैसे रही है। कोई बॉडी चल रही है तो वो कैसे अपना आगे का सफ़र तय कर रही है, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि मोशन किस तरह हो रही है, न कि मोशन क्यों हो रही है, यानी उसके पीछे का कॉज क्या है। कॉज को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मोशन का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं किसमें? काइनेमेटिक्स में। फिर डायनामिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? डायनामिक्स में हम वही चीज़ें देखते हैं कॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन कौन करवा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। और तीसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक जो कि आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे बीटेक वगैरह में जब कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई लेता है सिविल, तो उसमें ये देखते हैं आप कि हम स्टैटिक का मतलब वैसे क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? हाँ बेटा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अरे जनरल मीनिंग स्टैटिक की क्या होती है, आपको क्या लगता है स्टैटिक मतलब क्या है? बताइए, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? सर एट रेस्ट। हाँ, स्टैटिक मतलब मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो, रुका हुआ हो या मूव कर रहा हो? मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा हो, बिल्कुल सही बात है। तो स्टैटिक में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि एक बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों लेकिन उसके बाद भी वो मूव ना करे। फोर्स अप्लाई होना भी ज़रूरी है लेकिन वो मूव भी ना करे। जैसे चेयर है, आप चेयर पे बैठते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है या नहीं लगता है? बोलो, जब चेयर पे बैठते हो तो फोर्स अप्लाई होता है नहीं, तुम्हारा वेट है उसके ऊपर लग रहा है फोर्स, तो लेकिन फिर भी तुम क्या चाहते हो? क्या चेयर उस फोर्स से मूव करने लग जाए या टूट जाए? आप चाहते हैं ना कि फोर्स लगने के बाद भी वो कैसी रहे, स्टेबल कंडीशन में रहे, स्टैटिक रहे। जैसे कि बहुत सारे ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, उस ब्रिज के ऊपर कितना सारा फोर्स होता है, हर वक्त लगता रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या चाहते हैं कि वो ब्रिज मूव करने लगे या टूट जाए, ये स्टैटिक रहे? बोलो, हम चाहते हैं ना उसके बाद भी उस फोर्सेस, हाँ, स्टैटिक रहे, वो बैलेंस कर ले फोर्सेस को। तो वो सारी चीज़ों के बारे में स्टैटिक मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो हम लोग इतना नहीं देखेंगे। हम लोग का आज जो लेना देना है वो काइनेमेटिक्स से है, उसके बाद फिर हम लोग डायनामिक्स में भी आगे चलेंगे फोर्सेस के बारे में। तो काइनेमेटिक्स के बारे में हमने क्या बताया, बताओ जरा दोबारा से, क्या बताया? काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स क्या, किस चीज़ की स्टडी का नाम है? मोशन की स्टडी का नाम है, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि मोशन किस तरह से हो रही है, मोशन का पैटर्न क्या है, हम ये देखते हैं ना। और क्या चीज़ नहीं देखते हैं उसमें हम? बोलो सक्षम, काइनेमेटिक्स में किस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं होता है कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। मोशन हो रही है ये चीज़ हम देखते हैं, पैटर्न क्या है, लेकिन मोशन क्यों हो रही है, उसके पीछे का कॉज क्या है, ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम देखेंगे डायनामिक्स में।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मोशन का जब हम पैटर्न देखते हैं, यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें क्या क्या होगा, वो बॉडी में क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी वो। दूसरा क्या होगा, अगर मूव कर रही है यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पहले ए पे थी फिर बी पे पहुंच गई मूव करते करते, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो क्या आती है, कौन सी चीज़ पिक्चर में आती है, वेलोसिटी। उसके बाद जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो कौन सी चीज़ पिक्चर में आती है, एक्सेलरेशन। क्लियर है। और इन सारी चीज़ों को हम मेजर करते हैं किसके रेफरेंस में, बताओ किसके रेफरेंस में मेजर करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। कि कोई कहीं से कहीं जा रहा है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। किसी की वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी काइनेमैटिक्स में हम मोशन के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें 4 पैरामीटर होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से 4 पैरामीटर हैं बेटा, पहला पैरामीटर कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कौन सा, वेलोसिटी। तीसरा कौन सा, एक्सेलरेशन। और चौथा कौन है जिसके रेस्पेक्ट में इन चीज़ों को, टाइम है। क्लियर है, ठीक है। ये हम चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं आपको अभी। ये सब चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक ओवरव्यू समझिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। मतलब बिल्कुल रटते हुए नहीं चलना है, एक पैटर्न फॉलो करते हुए कि जैसे माइंडसेट बना हुआ है कि अब अच्छा ये चीज़ हमें पढ़नी है तो इसको पढ़ना ही है। भाई क्यों पढ़ना है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है, उसके पीछे की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बनी, तो वो सब हम देखते हुए साथ साथ चलेंगे। तो एक ओवरव्यू हमने दिया आपको कि मोशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसान शुरू से ही मोशन के बारे में जानना चाहता था कि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके बिहेवियर को जानना चाहता था। तो मोशन के बिहेवियर को हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। और मोशन के कॉज को हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे, यानी फोर्स कैसा लग रहा है और उसके पीछे का कॉज क्या है। तो अभी हम लोग मोशन के बिहेवियर को देखते हैं और जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। एक तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा, शिफ्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा करने में उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। और जब वेलोसिटी भी चेंज होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इन सब की कैलकुलेशन किसके रेफरेंस में होती है, किसके रेस्पेक्ट में होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा है, why is it not running? ये एनिमेशन क्यों नहीं चल रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। एक कि चीज़ें जब मूव कर रही होती हैं तो आखिर मोशन कहते किसको हैं, ठीक है। क्या हम हमारे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये मूव नहीं कर रहा है, और कोई गाड़ी चलती हुई जा रही है तो उसको बोलेंगे हम ये गाड़ी मूव कर रही है। जैसे ये आदमी बैठा हुआ था, अभी हमने क्या देखा, तो इसके सामने से एक गाड़ी निकलती हुई गई, इस गाड़ी को आप क्या कहेंगे कि ये मूव कर रही है। और वहीं पे ये दूसरा इंसान जो बैठा है वो कैसा है, स्टेशनरी है। लेकिन क्या ये स्टेशनरी है, अगर कोई चीज़ हमें आंखों से मूव करती नहीं दिख रही है तो एक्चुअल में रुकी हुई है क्या, क्या ऐसा होता है? आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए, हम सभी लोग अर्थ पे हैं और अर्थ मूव कर रही है या रुकी हुई है, बताइए। मूव कर रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम सब लोग मोशन में हैं इस टाइम या रुके हुए हैं? हम लोग मोशन में है ना, हम सारे ही लोग मोशन में हैं, मूव कर रहे हैं लगातार। बोलो क्लियर है ये बात सभी को? तो जो इंसान अभी आपको बैठा हुआ दिख रहा था वो क्या एक्चुअल में रेस्ट में है या मूव कर रहा है? मूव कर रहा है, और बल्कि हम सभी लोग मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो,
दो लोग एक ही गाड़ी में बैठे हैं, तो क्या उसके जो बगल वाला दोस्त है उसके हिसाब से ये उसका दोस्त मूव कर रहा है या स्टैटिक है? एक ही गाड़ी के अंदर एक दूसरे को देखेंगे तो वो मूव कर रहे हैं या रुके हुए हैं? वे रुके हुए हैं, कोई चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन उसी गाड़ी को अगर कोई बाहर से देखेगा यहाँ पे बैठकर, तो वो गाड़ी मोशन में दिखाई देगी? बोलो भाई, एक ही गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे होंगे वो क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं? वो तो रुके हुए हैं ना वहीं पे। लेकिन अगर उसी गाड़ी को कोई बाहर से देखता है तो उसको कैसा लगेगा? वो गाड़ी, वो सारे लोग कैसे दिखेंगे उसको? मोशन में दिखेंगे। ये देखिए, इन दोनों लोगों के रेस्पेक्ट में, मतलब ये एक दूसरे के लिए मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगल बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी गाड़ी को कोई अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? ये दोनों मूव कर रहे हैं। ये देखो, तो जो मोशन होती है वो कैसी होती है? मोशन जो है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है या अपनी पोजीशन बदल रही है, चेंज कर रही है। क्लियर है? यानी आप अगर देखते हैं आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप यहाँ अर्थ पे खड़े हुए हैं, हाँ, ये मान लीजिए आप अर्थ पर हैं, ठीक है, और आपके आसपास की चीज़ें अगर पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या है? आपने देखा कि यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, वो कार खड़ी हुई है। आपने ये सीन कब देखा? आपने देखा 9 AM पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने फिर देखा 9:15 हो रहा था। 9:15 पर भी आपने देखा कि ये कार इसी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पे पहले खड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर देखा 9:30 हो रहा था। 9:30 पर भी आपने देखा कि ये कार यहीं खड़ी हुई है। अब आप एक बात बताइए, टाइम गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है? टाइम गुजरता जा रहा है। 9 बजे आपने देखा, फिर 9:15 बजे देखा, फिर 9:30 बजे देखा, फिर आपने 10 बजे भी देखा, 10 बजे भी आपने देखा, तो ये गाड़ी यहीं खड़ी हुई है। तो टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन ये गाड़ी इस जगह से हिली, कहीं गई नहीं हिली। तो ये इस गाड़ी को आप क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे कि ये मोशन में है या रेस्ट पे है? बोलिए। रेस्ट पे है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जिस पोजीशन में टाइम गुजरता जा रहा है, वो 9 बजे भी वहीं था, थोड़ी देर बाद आपने फिर देखा फिर वहीं है, तो अगर कोई टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा, कहाँ पे होता है? रेस्ट में होता है। रेस्ट में होता है। किस कंडीशन में होता है? रेस्ट में। और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे कि अब आपने देखा था 9 बजे यहाँ है और फिर आपने 9:30 बजे देखा तो वो कुछ दूरी पर चल के यहाँ पहुँच चुका था, फिर आपने 10 बजे देखा तो वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो अब आप क्या कहेंगे इसको? बताइए, ये रेस्ट पे है या मोशन में है? जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो मूव कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, शिफ्ट करता रहता है, तो उसको आप अपने पर्सपेक्टिव में, जहां आप खड़े होकर देख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। तो आप उसको क्या बोलेंगे? किस कंडीशन में है? मोशन में है। क्लियर है बेटा? सबको ये बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ, आप देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं तुम्हारे पास। ये दोनों लोग अर्थ पे हैं, ये लड़की भी और ये लड़का भी, और ये दोनों खड़े हुए हैं अर्थ पे, मूव नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। अर्थ मूव कर रही है। इस लड़की के रेस्पेक्ट, ये लड़की जब इस लड़के को देखेगी तो उसको क्या लगेगा? ये रेस्ट में है या मोशन में है? दोनों अर्थ पे हैं। ध्यान से सोच के बताओ, बोलिए। ये लड़की जब इस लड़के को देखेगी तो वो क्या कहेगी? ये रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये लड़का जब इस लड़की को देखेगा तो वो क्या बोलेगा? ये रेस्ट में है या मोशन में है? बोलिए। वो भी रेस्ट, क्या बोलेगा? रेस्ट पे ही तो होगी वो, उसके लिए वो भी मूव नहीं कर रही है, वो भी वहीं पे खड़ी हुई है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कहाँ होंगे? रेस्ट पे होंगे। रेस्ट का मतलब नॉट चेंजिंग द पोजीशन। लेकिन अब देखो, इन दोनों को, ये दोनों अर्थ पे हैं, इन दोनों को कोई बाहर स्पेस से देख रहा है, कोई रॉकेट में बैठा हुआ है और वो स्पेस से इन दोनों को देख रहा है। अब बताओ, वो ये दोनों उसको रेस्ट पे लगेंगे या मोशन में लगेंगे? मोशन पे। क्यों? रीजन क्या है? हाँ, अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूट भी कर रही है, तो अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन ये ऑब्जर्व कर रहा होगा,
ठीक है। तो इसके पर्सपेक्टिव से उसी टाइम पे ये दोनों मोशन में होंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ का है बताओ? परसेप्शन का है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, डिपेंड करता है उसको देखा कहाँ से जा रहा है, कोई उसको कहाँ से देख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मूविंग गाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ है, मूविंग गाड़ी में अंदर बैठा हुआ है और अंदर ही ये काम कर रहा है। वो इस बॉल को उछालता है। जब वो उस बॉल को उछालता है तो वो बॉल इसको दिखती है कि नीचे जब आती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे आती है, लेकिन वही बॉल कोई बाहर रुकी हुई लड़की देख रही है, ठीक है, ठीक है। ये बाइनोकुलर्स उसके पास हैं, वो उससे देख रही है, या उसके पास में कोई खड़ा हुआ देख रहा है। तो बहुत क्लोजली अगर कोई बाहर रुका हुआ इंसान अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा लगता है कि बॉल जो है वो पहले जब उसने जहां बॉल ऊपर उछाली थी वो बॉल से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है ना। बोलो भाई, गाड़ी कुछ तो आगे ट्रेवल, हाँ, तो गाड़ी इतना आगे ट्रेवल कर गई तो बॉल को अब इस गाड़ी तक आना है तो ऐसे ही आएगी ना। ये बात समझ में आई? बोलिए बेटा। तो दो लोग अलग अलग तरह से एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट हमें कैसे समझ में आया कि रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में पेड़ हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप उसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं और टाइम गुजरता जा रहा है तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आप अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं टाइम के साथ साथ तो आप मोशन में होंगे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। जैसे क्या होता है, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम आगे जा रहे होते हैं, हम गाड़ी से बाहर झांकते हैं तो हमें क्या लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। बोलो, लगता है ना ऐसा कि गाड़ी से जब हम आगे चल रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। क्या ऐसा होता है कि वो चीज़ें पीछे जा रही होती हैं? ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ना? वही चीज़ ऐसा हमें लग क्यों रहा है बताओ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चीज़ें पीछे जा रही हैं, सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और जब हम मोशन में होते हैं तो हम बाकी चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते हैं जो रुकी हुई हैं वो हमें कैसी लगती हैं? मोशन में लगती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मोशन में हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आगे गाड़ी जा रही है, दूसरी एक और गाड़ी है जो उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्या हमको वो गाड़ी आगे मूव करती हुई दिखेगी या रुकी हुई दिखेगी? बताइए। हाँ, क्योंकि हमारे साथ साथ चल रही है। अच्छा, कभी तुम लोग ट्रेन में बैठे होगे, देखा होगा दो ट्रेन ऐसे ही आ जाती हैं, मतलब एक ट्रेन खड़ी होती है और उसके साइड में आकर दूसरी ट्रेन खड़ी हो जाती है। तो अब जब ट्रेन चलती है तो आप क्या आइडिया लगा पाते हैं कि मेरी वाली चली है बगल वाली चली है? बोलो, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? कंफ्यूजन होता है। हाँ, मतलब आपको बाहर झांक कर देखना पड़ता है, यार हमारी वाली चल रही है या बगल वाली चल रही है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें हमने देखी है क्योंकि हमारा जो हम जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसी सिनेरियो में सोचने लगते हैं क्या हो रहा है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे रेस्ट और मोशन का। रेस्ट में जो चीज़ होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि अगर वो अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? रेस्ट में है। और अगर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? मोशन में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये बताओ, कोई भी चीज़ जब पोजीशन को चेंज करती है तो जब वो ए पोजीशन पे थी मान लो यहाँ पे और ए से बी पे चली गई है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की ना उसने। बोलो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब पोजीशन में चेंज लाएगा अपनी तो वो क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस भी दो तरह से कवर की जा सकती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है तुमको। कैसे कैसे? जैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा घर है। अब घर से स्कूल तक जाने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला पाथ है, ठीक है, ओवर ब्रिज बना हुआ है सपोज करो, और एक ये नीचे नीचे सीधा सीधा पाथ है। दोनों ही पाथ अगर तुम लेते हो, कौन सा पाथ तुम्हें कम पड़ेगा? तुम्हें दिख रहा है ऊपर वाला कितना है? 20 किलोमीटर है, और नीचे वाला कितना है? बोलो, 8 किलोमीटर है। क्लियर है? दोनों में कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है? सबसे छोटा पाथ कौन सा है? ये 8 किलोमीटर वाला। आप दोनों ही पाथ को लेकर स्कूल जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन और दोनों ही पाथ से जब आप जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ आप 20 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेंगे और यहाँ आप 8 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेंगे।
लेकिन ये दोनों डिस्टेंस तो हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि दोनों डिस्टेंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाने में जो हम शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसलिए उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हम कहीं मान लीजिए रोड पर घूम रहे हैं और हमारे पास फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो, तो हम कहते हैं हम ऐसे ही वॉक पे निकले हुए हैं, तो क्या हम उसको बोलते हैं कि हम ऐसे ही वॉक पे निकले हुए हैं? तो जिसको हमने बताया है वो इतनी इन्फॉर्मेशन सुनकर अपने घर से निकले और हमारे पास पहुँच जाएगा? बोलो, बोलिए, क्या पहुँच जाएगा? आपने अपने दोस्त को बताया कि हम इवनिंग वॉक पे निकले हुए हैं, ठीक है, अब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये इन्फॉर्मेशन लेकर क्या वो तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है? बोलो बेटा, नहीं कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक और सिनेरियो सुनो। अगर आप उसको बताते हैं कि मैं जरा वॉक पे निकला हूं और ये पार्क तक जा रहा हूं, आपने नाम बताया कोई भी पार्क का, आपने बताया मैं लोहिया पार्क तक जा रहा हूं, अब बताइए, अभी आपने वही इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं वॉक पे निकला हूं और लोहिया पार्क जा रहा हूं, तो क्या अब वो पहुंच जाएगा? बोलो। हाँ, अब वो पहुंच जाएगा। तो पहली और दूसरी इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है, बताओ जरा। लोकेशन बता देंगे सेकंड इंफॉर्मेशन। दोनों ही लोकेशन में हमने ये तो बताया ना कि हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बताया ना? यस। लेकिन फर्क क्या है? डिस्टेंस के अलावा हमने क्या बताया? डिस्टेंस के अलावा भी क्या बताया हमने दूसरी बार में? डायरेक्शन भी बताई ना। दूसरे में हमने डिस्टेंस के अलावा और क्या बताया? डायरेक्शन भी बताई ना। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी कोई चौराहे पे मान लो कोई चोर है और वो चोर जो है वो चोरी करके दौड़ रहा है। अब ये इधर से आ रहा है चोर, ये चौराहा है, वो इस चौराहे पे आया और इधर सीधा आगे चला गया या इधर मुड़ गया मान लो। अब यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा था, उस पुलिस वाले ने एक वायरलेस पे इंफॉर्मेशन दी कि अभी अभी मैंने चोर को देखा है और वो चौराहे से आगे बढ़ गया है। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है उसको पकड़ने के लिए? नहीं सर। क्या और बताना चाहिए, बताओ, और क्या बताना चाहिए? डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन तो बताओ भैया, चौराहे में किधर गया है, किस डायरेक्शन को लिया है, नॉर्थ में गया है, साउथ में गया है, ईस्ट में गया है, कहाँ गया है, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो जब आप खाली डिस्टेंस आप बता दें उससे काम नहीं चलता है, जब आप डिस्टेंस के साथ क्या जोड़ते हैं? बोलो बेटा, डिस्टेंस के साथ क्या जोड़ते हैं? डायरेक्शन जोड़ते हैं। तो वो क्या कहलाता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट बन जाता है वो। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आप डायरेक्शन हटा दें तो वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा वो। सिंपल सी चीज़ है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? बोलो, नहीं होगी। डिस्टेंस को डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन की ज़रूरत किसको है? डिस्प्लेसमेंट को। इसीलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको एक से ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। आप अगर किसी को बताना चाहते हैं कि मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो खाली इतना बता देना मैं घूम रहा हूँ, काफ़ी है ना। बोलो, इतना बता दें कि मैं घूम रहा हूँ, तो इतने से आइडिया लगा लेगा ना वो कि आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। बोलो। हाँ, लेकिन अगर आप यानी सिंगल क्वांटिटी आपने बता दी और उससे काम चल गया, जिसमें सिंगल क्वांटिटी बताने से काम चल जाता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी को एक तरह से और समझें, आप एक शॉप पे गए और आपने जो है वो वहाँ पे उससे कहा, यानी वेजिटेबल्स लेने के लिए गए और वहाँ पे आपने उससे कहा कि मुझे 1 किलो जो है वो आलू चाहिए, 1 किलो आलू आपको उसने दे दिया। फिर साथ में आपने ये भी बोला कि इसको मेरे घर भी भिजवा दो। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ इतना बोल देने से, 1 किलो आलू के पैसे दे देने से वो आलू तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे? बोलो, क्या देना पड़ेगा? लोकेशन। हाँ, एड्रेस देना पड़ेगा, लोकेशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें जिसमें खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है कि 1 किलो तुमने आलू लिए और उसके पैसे दे दिए, तो वो आलू आपको दे देगा। उसके लिए सिर्फ पैसे उतने टाइम ज़रूरी हैं, वो 1 किलो आलू के पैसे लेकर आपको दे देगा, लेकिन आपके घर नहीं पहुंचाएगा वो। कब तक?
बोलो, घर पहुंचाने के लिए सिर्फ एक क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, एक और क्वांटिटी आपको देनी पड़ेगी। कौन सी? बोलिए बेटा। घर अगर आप चाहते हैं होम डिलीवरी, हाँ होम डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो होम डिलीवरी के लिए आपने देखा होगा जोमेटो पे, स्विगी पे अगर आप ऑर्डर करते हैं या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो क्या आप खाली जाकर बाय नाउ पे क्लिक करके पैसा देके हट जाते हैं या आपको एड्रेस वगैरह भी डालना पड़ता है? बोलिए, पूरा एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है ना, सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी लोकेशन, सब कुछ डालना पड़ता है। यानी पैसे भी देने हैं, लोकेशन भी देनी है अगर आप घर डिलीवरी चाहते हैं। अगर आप होम डिलीवरी नहीं चाहते हैं तो फिर आप खाली पैसे दे दीजिए, सामने वाला आपको वो चीज़ दे देगा। वहाँ पे सिंगल क्वांटिटी से काम चल गया। जहाँ पे सिंगल क्वांटिटी से ही काम चल जाता है, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। और जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेंगी, 2 चीज़ें चाहिए मिनिमम, वो क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी चाहिए कहलाएगी। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना सभी को? यस। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, 2 चीज़ें लिखी हैं। बताओ इन दोनों में ए और बी, बताओ कौन डिस्टेंस है, कौन डिस्प्लेसमेंट है? सर ए डिस्टेंस है, बी डिस्प्लेसमेंट है। और कोई बोलेगा यार? खाली सक्षम ही बोल रहे हैं। और कौन कौन है क्लास में? अली अफजल, अपूर जोशी, सुमन्यु सिंह, बोलिए। अली अफजल, आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? बेटा रिप्लाई करिए। अली अफजल, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आप लोग क्लास में है भी या नहीं? यस सर। हाँ बताइए, दोनों में से अली अफजल बोलिए, ए और बी दोनों में कौन डिस्टेंस है, कौन डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी। अपूर्व जोशी, अपूर्व जोशी बताइए कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा? हाँ सुमन्यु सिंह, सुमन्यु सिंह आवाज़ आ रही है? सुमन्यु सिंह आवाज़ आ रही है तुमको मेरी? बेटा रिप्लाई करिए, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। जो बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा वो क्लास में नहीं रहेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप क्लास में नहीं हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। घर में दिखाने के लिए आपने लॉगिन कर लिया है लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं। जल्दी से रिप्लाई करिए, अदरवाइज आप रिमूव हो जाएंगे क्लास से। तो पहली वाली क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस क्यों है, रीजन बताएगा कोई? क्या है इसमें? सिर्फ क्या मिलेगा आपको? सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी हमने पीछे समझाया भी था आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे क्या क्या है आपको? मैग्नीट्यूड तो है ही है, यानी 7 किलोमीटर। जैसे हम वहाँ पे आलू खरीदने गए थे तो 1 किलो आलू के जो पैसे आपने दिए वो मैग्नीट्यूड है, और साथ में जो एड्रेस बताया होम डिलीवरी के लिए वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस में भी होता है, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में भी होता है। लेकिन उसके साथ एडिशनल क्या चीज़ होती है बताया था हमने? डायरेक्शन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बताओ बेटा? बताओ। 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। 10 मीटर। अच्छा ये यहाँ से टर्न करके इधर आ गया, मतलब वहीं से उसने यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेके फिर ए पे वापस आ गया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बेटा, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं। 10 मीटर प्लस 10 मीटर। हाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ उसका? 0। 0 क्यों? रीजन? क्योंकि वो मूव करके अपनी फाइनल पोजीशन पे ही आ गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन से ए पे थे आप, अब आप हैं कहाँ फाइनली? जैसे मान लो ए से आप बी पे पहुंचे, तो इसके बीच की गैपिंग को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ए से बी पे गए, बीच में कुछ गैपिंग है आपकी, यही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप ए से बी पे गए और फिर बी से वापस ए पे आ गए। अब आप बताइए आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? बोलिए बोलिए।
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, बताओ बेटा। इनिशियल पोजीशन यहाँ से ए पे थे आप, बोलो इनिशियली ए पे थे ना, और फाइनली भी कहाँ आ गए, ए पे आ गए। इनिशियल ए पे थे, फाइनली ए पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना, ए माइनस ए, कितना हुआ 0। क्लियर है। तो यहाँ पे 0 हुआ क्यों, क्योंकि आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई है, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दोनों जब सेम है, ए माइनस ए करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ बताइए, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस सर्किल की जो पूरी लंबाई है उसको कैसे निकालते हैं, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, कैसे निकालते हैं बताइए। 2 पाई आर। अगर हम आपसे पूछें कि इसने पूरा एक सर्किल पूरा कर लिया, आप बताइए कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 2 पाई आर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अच्छा बताओ, आधी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितनी है बताओ, हाफ डिस्टेंस पे। डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ कर दो सिंपल। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस कितनी हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हो जाएगा। डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, ये वाली पूरी ऐसे यहां तक। यस सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए और दूसरा रास्ता भी अवेलेबल है। यस डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, हर एक डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। पहली बात तो उसके साथ डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में सबसे शॉर्टकट पाथ यही वाला है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और ये ऊपर वाली इसके लिए क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस का हाफ डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है ये बात, बोलिए। हाँ, अब यहां देखिए, A टू B जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, पाथ 1 में कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर है, और पाथ 2 से कितनी डिस्टेंस है, सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, पाथ 2 वाली डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर है बात, बोलिए बेटा। हाँ, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो आज का टर्न यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।